प्यारे बच्चों, आज हम नात्सीवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे। इस पाठ में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच हुआ था, में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिसने एडोल्फ हिटलर का उदय होने का मार्ग प्रशस्त किया। और साथ ही हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हिटलर ने जर्मनी को एक महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से किस तरह से जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों 1939 से 43 के बीच लड़ा गया था। दोनों विश्व युद्ध आपको याद रखने हैं बच्चों। नात्सीवाद क्या है, आइए जानते हैं। नात्सी शब्द नात्सीयोनाल जर्मन भाषा का शब्द है। नात्सीयोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नात्सीयोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। और नात्सीवाद, वाद का अर्थ होता है बच्चों कोई विचारधारा, और जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा ही नात्सीवाद है। देखिए बच्चों, मानचित्र पर देखते हैं कि विश्व मानचित्र पर जर्मनी कहाँ है। सबसे पहले विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं कि यह किन शक्तियों के बीच लड़ा गया। देखिए बच्चों, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां, और साथ ही हम तटस्थ देश भी देखेंगे। तटस्थ का अर्थ है न्यूट्रल रहना, किसी भी गुट में शामिल न होने वाले देशों के बारे में भी हम जानेंगे। मित्र राष्ट्र बच्चों ग्रीन कलर में दिए हुए हैं। तो मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूसी साम्राज्य और अमेरिका। यूरोप महाद्वीप को अच्छे से समझाने के लिए यह मानचित्र लिया गया था बच्चों। अमेरिका महाद्वीप में आपको अमेरिका देखना है, स्वयं देखना है। तो रूसी साम्राज्य भी ध्यान में रखना है बच्चों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी साम्राज्य था और 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है और अमेरिका 1917 में मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रवेश करता है युद्ध में। ध्यान रखना है, 4 महाशक्तियां हैं मुख्य रूप से, और केंद्रीय शक्तियां जिन्हें धुरी शक्तियां भी कहते हैं। केंद्रीय शक्तियां देखिए बच्चों जो ब्राउन कलर में है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की, ये तीनों साम्राज्य थे बच्चों। और बुल्गारिया जो बाद में युद्ध में शामिल होता है। तो आपने मित्र राष्ट्र देखे, केंद्रीय शक्तियां देखी, और साथ ही तटस्थ देश भी देखते हैं जो न्यूट्रल रहे। उनमें है स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और अल्बानिया जो पिंक कलर में दिए हुए हैं। तो मैप को आपको ध्यान से समझना है बच्चों। एक और चीज आपको इस मैप पे ध्यान रखनी है कि जर्मनी ने शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1917 में अमेरिका के साथ के कारण मित्र राष्ट्रों ने, मित्र राष्ट्र कौन से हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका हमने पढ़ा। 1917 में जब अमेरिका युद्ध में प्रवेश करता है तो मित्र राष्ट्रों ने नवंबर 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हरा दिया। तो जर्मन साम्राज्य का पतन होता है बच्चों। जर्मन साम्राज्य के पतन के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना कैसे होती है, आइए जानते हैं। जर्मनी में राजतंत्र था बच्चों, और युद्ध में पराजय के बाद जर्मन सम्राट अपना पद त्याग देते हैं और वाइमर एक जगह है बच्चों जर्मनी में, वहां एक राष्ट्रीय सभा की बैठक होती है और इस बैठक में संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। दोनों ही राजनीति विज्ञान के शब्द हैं बच्चों। संघीय आधार का मतलब है जैसे हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है जहां केंद्र राज्यों के मुकाबले शक्तिशाली होता है, और लोकतांत्रिक का अर्थ है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब शासन करते हैं, और संविधान का अर्थ है कि कानूनों का या नियमों का समूह जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलती है। तो युद्ध के बाद की स्थिति हम पढ़ रहे हैं जर्मनी में कि वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई
जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई और जर्मन संसद में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचे। याद रखना है आपको, जर्मन संसद को राइक्सटैग कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में औरतों सहित सभी को समान व सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया गया और नया गणराज्य जो स्थापित हुआ राजतंत्र की समाप्ति के बाद, उसमें लोग खुश नहीं थे। कुछ लोगों को यह वाइमर गणराज्य पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया, आइए समझते हैं। हमने पढ़ा कि जर्मनी हार जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में पराजय होती है। तो मित्र राष्ट्र आपको याद रखना है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे। तो मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस में एक शांति संधि की बच्चों, और फ्रांस में एक जगह है वर्साय में एक शांति संधि की युद्ध की समाप्ति के बाद, जिसमें फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को जर्मनी के सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार मिले। ये सारे जर्मनी के संसाधन थे बच्चों, जो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को मिले। बात चल रही है फ्रांस में हुई शांति संधि की, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रांस की सेना भंग कर दी गई और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के अनुसार युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाली गई और जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाला क्षेत्र राइनलैंड मित्र राष्ट्रों के कब्जे में रहा बच्चों। 20 के दशक में जर्मनी के राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा था। मित्र राष्ट्र आपको ध्यान ही है। आइए मैप पर समझते हैं बच्चों सारी स्थिति कैसी थी। देखिए बच्चों, जो नीली लाइन दी हुई है ये जर्मनी की सीमा है। यह जो ब्लू लाइन है यह सारी जर्मनी की सीमा है। 1914 में जर्मनी कैसा था देखिए बच्चों, ये तो समुद्र तट है, सागर है, तो इधर लिथुआनिया तक है और ऊपर डेनमार्क तक। तो ये सारी जो है जर्मनी की सीमाएं हैं, आपको ध्यान रखनी है बच्चों। लिथुआनिया भी दिख रहा होगा, यह भी सीमा है। ये पोलैंड से लगता है और फ्रांस और बेल्जियम हमने देखा कि युद्ध की जो शुरुआत है उसमें हिटलर ने फ्रांस और बेल्जियम पर अधिकार कर लिया था, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद स्थिति बदल जाती है और क्योंकि फ्रांस मित्र राष्ट्र देशों में था, फ्रांस जीत जाता है। अब फ्रांस जर्मनी के क्षेत्रों पर कब्जा करता है। देखते हैं कौन कौन से। देखिए बच्चों, जो ब्राउन कलर दिया हुआ है ये जर्मनी से ले ली गई जमीन, ये जमीन जर्मनी से ले ली जाती है। तो अल्सास और लॉरेन, ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों, अल्सास और लॉरेन जो फ्रांस को मिलते हैं। ये ब्राउन कलर में जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे पोसेन है, डेनमार्क के नीचे भी क्षेत्र है बच्चों, उत्तरी स्लेस्विग, सारे क्षेत्र जर्मनी से छीन लिए जाते हैं। इसी के साथ जो लाइट ब्लू कलर दिया हुआ है बच्चों, ये लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाली जमीन है। लीग ऑफ नेशंस क्या था बच्चों? विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जनवरी 1920 में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई और इसे ही लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। सारा आपको मैप ध्यान आ गया होगा बच्चों। इसी के साथ एक और चीज देखनी है हमें कि ये जो लाइनें हैं, ब्लू कलर में जो लाइन है, व्हाइट लाइन, ये जो क्षेत्र है ये विसैन्यीकृत क्षेत्र है। विसैन्यीकृत का मतलब है यहाँ से सेना हटा दी गई, भंग कर दी गई। तो ये राइनलैंड का जो क्षेत्र है यहाँ सेना भंग कर दी गई। और एक और चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहता है राइनलैंड पर, और राइनलैंड जर्मनी का जो है खनिज भंडार था बच्चों। प्रचुर मात्रा में खनिज राइनलैंड में पाए जाते थे। तो जर्मनी की हालत, आर्थिक रूप से जर्मनी काफी कमजोर हालत में पहुंच जाता है जब वर्साय की संधि की कठोर शर्तें जर्मनी पर थोपी जाती हैं। और वर्साय की संधि की कठोर शर्तों से हुए
अपमानित लोग वाइमर गणराज्य को इसका जिम्मेदार मान रहे थे, इसीलिए आम जनता वाइमर गणराज्य से घृणा करने लगी थी। हमने शुरू में एक प्रश्न उठाया था कि जर्मनी में संसदीय लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, लेकिन लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे। तो यही वजह थी कि लोग वाइमर गणराज्य को पसंद इसलिए नहीं कर रहे थे कि वर्साई की संधि वाइमर गणराज्य के हिमायतियों ने हस्ताक्षरित की थी। तो अब समझ आ गया होगा आपको। पूरे यूरोप महाद्वीप पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया। कर्ज देने वाले महाद्वीप कहा जाता था यूरोप को, जो दूसरे देशों को कर्ज देता था। लेकिन विश्व युद्ध के बाद यूरोप कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। कर्जदार क्यों बना? एक तो युद्ध में खर्चा इतना हुआ, और दूसरा बच्चों, युद्ध समाप्ति के बाद हालात बद से बदतर होते चले गए। और युद्ध के दौरान बच्चों कृषि, व्यापार, उद्योग प्रभावित होते हैं। तो जो शक्ति थी, जो यूरोप की एक आर्थिक शक्ति के रूप में यूरोप महाद्वीप था, वह टूट कर बिखर जाता है और कर्जदारों के लाइन में खड़ा होता है। तो युद्ध का भयंकर असर जो है यूरोप में देखने को मिला। इसी के साथ बच्चों, अगर हम जर्मनी की बात करें तो वर्साई की संधि के कारण जर्मनी पर भारी हर्जाना लगा, हमने पढ़ा ही है। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय अपमान के कारण जर्मन के लोग मानसिक रूप से भी टूट गए थे। आर्थिक हालात तो खराब थे ही, साथ में मानसिक रूप से भी लोग टूट गए थे, क्योंकि उन्हें भारी अपमान का बोझ सहना पड़ा था। और जिसके कारण रूढ़िवादी और पुरातन पंथी राष्ट्रवादी, जो राजतंत्र व्यवस्था के हिमायती थे, इन लोगों ने वाइमर गणराज्य के हिमायती, जो समाजवादी यानी समाज में समानता चाहते थे, कैथोलिक चर्च के लोग, और डेमोक्रेटिक थेमा, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चाहते थे। तो रूढ़िवादी लोग समाजवादियों, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक लोगों के खिलाफ थे और उनका मजाक भी उड़ाते थे, नवंबर के अपराधी कहकर। अब नवंबर के अपराधी किसे कहा जा रहा है बच्चों? वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को। क्यों? क्योंकि नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य के हिमायतियों ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए थे। युद्ध विराम कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। तो नवंबर के अपराधी आपको याद रखना है। मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रभावों के अलावा यूरोप सामाजिक और राजनीतिक सत्र पर भी बदलाव महसूस करता है। अब सिपाहियों को ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा आम नागरिकों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि सिपाहियों के पराक्रम से ही युद्ध जीते जाते हैं। वहीं इस दौरान राजनेता और जो प्रचारक हैं, उन्होंने पराक्रमी और ताकतवर पुरुषों का गुणगान किया। साथ ही मीडिया ने भी खंदकों के जीवन का गुणगान किया। देखिए बच्चों, फोटो में देखिए, ये खंदक है। खंदक का अर्थ क्या हुआ कि दुश्मनों से बचने के लिए सिपाही एक ऐसी जगह का चुनाव करते हैं कि वे दूसरों को दिखे नहीं, लेकिन खुद दूसरों पे अटैक कर सकें। तो ये खंदक है। इसी फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा को उच्च स्थान मिला, ताकि हार व अपमान का बदला लिया जा सके। और इसी कारण बच्चों, रूढ़िवादी ताकतें जो वाइमर गणराज्य के खिलाफ थी और युद्ध की समर्थक थी, इन लोगों को, रूढ़िवादी तानाशाहों को, आम जनता का व्यापक जन समर्थन मिला। व्यापक का मतलब है बड़े सत्र पर जो लोग हैं वो रूढ़िवादी ताकतों के साथ हुए और वाइमर गणराज्य को पसंद नहीं करते थे। बच्चों, आज हमने प्रथम विश्व युद्ध और हिटलर का उदय और किस तरह से दूसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनने लगी थी, हमने पढ़ने की कोशिश की है। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।